हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी के साथ उसी के कंपनी में काम करने आ गया था। उसका पहला डे था, पर वहाँ भी वांग जी का फ्लर्टिंग नेचर उसको छोड़ नहीं रहा था। वांग जी हमेशा ही उसके साथ फ्लर्ट करते जा रहा था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। विंग हमेशा ही वांग जी से दूर रहने की कोशिश करता था। एक पल भी विंग वांग जी के पास अकेला रह जाता, वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता था, जिससे विंग अननॉय होता था। घर में भी उसके साथ बहुत ज़्यादा चिपकता था वांग जी, और कंपनी में भी, जिसके कारण तो विंग कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था। ऐसे ही करते करते विंग को उस कंपनी में काम करते हुए 15 दिन हो चुके थे, और इस कंपनी में काम करते हुए विंग को भी बहुत अच्छा लगता था। यहाँ कई सारे उसके दोस्त भी बन चुके थे, कई लोगों से बातें भी करता था विंग। पर अगर किसी अल्फा से बातें करते हुए वांग जी विंग को देख लेता, उसकी खैर नहीं रहती थी। घर में वांग जी उसके होठों को पूरा लाल करके छोड़ता था, पर हाँ, कभी भी आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि उसे पता है विंग अभी तैयार नहीं है। ऐसे ही दिन फिर बीतते गए। विंग को अब उस कंपनी में काम करते हुए 20 दिन हो चुके थे। वांग जी बहुत दिनों से काम पे नहीं जा रहा था, जिसके कारण उसकी सारी मीटिंग कैंसिल भी हो चुकी थी। पर आज उसका बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था, पर उसके पार्टनर पहले आए हुए थे, पर वांग जी उस टाइम नहीं था। इसीलिए अब वांग जी को उनके पास जाना पड़ेगा, और वांग जी को वहां जाने के लिए 1 घंटा लगेगा। हाँ, क्योंकि वो अमेरिका जा रहे हैं। वांग जी चाहता है कि विंग भी उसके साथ चले, पर विंग मना कर रहा था कि उसे नहीं जाना। पर वांग जी उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाता है। अभी वांग जी, विंग, उसका सेक्रेटरी साओलू और साथ में कुछ बॉडीगार्ड भी उस एरोप्लेन में बैठे हुए थे। विंग पहली बार बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था, यहाँ इतनी ज़्यादा उनकी खातिरदारी जो हो रही है। विंग बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। विंग और वांग जी कुछ ही टाइम में अमेरिका पहुंच चुके थे। विंग तो बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड है वहां को देख के। विंग कभी भी अमेरिका नहीं आया है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो सारे तरफ को देख रहा है। वांग जी उसकी इस एक्साइटमेंट को समझ रहा है। फिर कुछ ही टाइम में वो लोग, सारे लोग वहाँ अपने बिजनेस के लिए चले गए थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारा काम किया। उसके बाद जाने का टाइम आ गया था, पर विंग विंग नहीं जाना चाहता। वो इस अमेरिका को और भी घूमना चाहता है। उसने इसके बारे में बहुत सुना है, पर वो यहाँ पहली बार आ रहा है, तो उसे यहाँ घूमना है। वांग जी भी इस विंग की ये सब बातें समझ रहा है, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को बोल देता है कि वो यहाँ से चले जाए। विंग और वो बाद में आ जाएंगे, जिसके कारण उसका सेक्रेटरी बोलता भी है कि सर, क्या हम कुछ बॉडीगार्ड को यहाँ रख लें। पर वांग जी कहता है नहीं, यहाँ कोई हमें जानता नहीं है ज़्यादा, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सभी जाओ, मैं और विंग घूम के आएंगे। ये सुनकर विंग शॉक था। क्या वो घूमने जाएंगे? उसका दिल भी तो लड्डू फूट रहा था। वो यही तो चाहता था कि वो यहाँ घूमे। वांग जी उसके साथ घूमने के लिए निकल गया था। वो दोनों बहुत टाइम तक इधर उधर घूमते हैं, और फिर वांग जी उसे लेकर एक लोकल मार्केट में आता है। विंग भी उस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश था। यहाँ इतनी ज़्यादा चहल पहल है, जिसे देखकर विंग मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो वांग जी का हाथ पकड़ के इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक कपड़े पे पड़ती है। विंग उस कपड़े को देख के वहीं पर रुक गया था। वो कितना सुंदर है। वांग जी विंग की नज़रों को फॉलो करता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा कोट रखा हुआ है। वो कोट ब्लैक एंड रेड कलर का है। विंग की नज़र सिर्फ उसी में ही चढ़ गई थी, मतलब कि वहाँ से हट ही नहीं रही थी। वांग जी को भी वो पसंद आया, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ के उसी शॉप में चला जाता है, और कुछ ही टाइम में वो बाहर भी निकलते हैं। विंग के हाथों में वही कोट था। विंग शॉक था कि वांग जी ने उसे खरीद दिया, पर इसकी प्राइस, बाप रे, कितनी ज़्यादा है। विंग इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। पर वांग जी के लिए तो ये दाएं हाथ का खेल है, इसीलिए वो चुटकी बजाते ही उस कपड़े को खरीद चुका था। विंग उसी कपड़े को देख रहा था। वांग जी कहता है पहनो इसे, ये बोलकर वो अपने हाथों से ही विंग को पहना देता है। विंग उसे बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हारे में ब्लैक और रेड अच्छा दिखता है। विंग कहता है मुझे बहुत पसंद है ये कलर। ये सुनकर वांग जी कहता है तो ठीक है, क्यों ना हम हमारे घर को ब्लैक एंड रेड में
पेंट करवा दे। जिसे सुनकर विंग कहता है नहीं, इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं है कि पूरा घर ही रेड और ब्लैक में पेंट करवा दूँ। और भी कलर अच्छे दिखते हैं। जिसे सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है फिर वो दोनों फिर आगे चलने लगे। फिर से विंग की नज़र एक चीज़ पे अटक गई थी। वांग जी उसी चीज़ को देखता है। फिर वो कहता है तुम्हें लेना है? विंग कहता है पर ये पैसा मेरा होगा। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ के वहाँ लेके गया और वहाँ वो एक स्काई ब्लू कलर का स्कार्फ खरीदता है। वो स्कार्फ को वांग जी के ऊपर ही डाल देता है। वांग जी उसमें बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था, हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर विंग एक बनी सा स्माइल करता हुआ कहता है देखा मेरी पसंद कितनी अच्छी है। ये बोलकर वो स्कार्फ को अच्छे से एडजस्ट करते हुए बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। वांग जी भी स्माइल करता है कि तभी उसकी नज़र एक ही दूसरे स्कार्फ पर पड़ती है। वो उसे उठाकर विंग के ऊपर डाल देता है। विंग तो उसी स्कार्फ को देखता रह गया। दोनों मैचिंग कपल वाला स्कार्फ था। वांग जी कहता है अब ठीक है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और उस शॉप ओनर को पैसे देकर बाहर निकल गया। विंग कहता रह गया कि पैसे मैं दूंगा, तुमने क्यों दिया? पर वांग जी तो उसका हाथ पकड़ के कब का निकल चुका था। विंग और वांग जी ऐसे ही जा रहे थे कि तभी उसकी नज़र एक बहुत ही बड़े से क्लब पे पड़ी। विंग उस क्लब में जाना चाहता था क्योंकि वो क्लब बाहर से इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि कोई भी उस पे अट्रैक्ट हो जाएगा। विंग और वांग जी उस क्लब के अंदर जाते हैं। वो क्लब में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, पर बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था। वहाँ म्यूज़िक की आवाज़ें, लोगों की चहल-पहल। वांग जी ऐसी जगह पे ज़्यादा नहीं जाता, पर विंग इतना ज़्यादा खुश है जिसके कारण वो भी उसके साथ ही अंदर चला गया था। दोनों अंदर जाते ही देखते कि वहाँ पर डांस चल रहा है। विंग और वांग जी तो उसी डांस को देखते रह गए क्योंकि वो डांस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। कि तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि आज हमारे इस क्लब का फर्स्ट एनिवर्सरी है, इसीलिए हम लोगों ने एक डांस का कंपटीशन रखा है। जो भी कपल डांस में अच्छा करेगा, डांस को अच्छा करेगा, हम उनको एक इनाम देंगे। ये सुनकर सारे लोग एक्साइट हो रहे थे डांस करने के लिए, इनाम पाने के लिए। वहीं विंग भी एक्साइट हो रहा था। वो भी देखना चाहता था कि कौन सा इनाम मिलने वाला है। वो वांग जी से कहता है लंजन चलो हम भी करते हैं। वांग जी थोड़ा हिचकिचाता है, पर वो विंग की खुशी पे अपना सर हिला देता है और कहते हैं चलो। ये बोलकर वो दोनों डांस स्टेज पे पहुंच चुके थे। सारे लोग धुन के साथ में अपने आप को हिला रहे थे और डांस कर रहे थे। विंग और वांग जी एक साथ डांस करते हुए इतने ज़्यादा क्यूट और लवली कपल लग रहे थे। सबकी नज़र उन दोनों पे ही पड़ रही थी और साथ में उन दोनों का वो डांस स्टेप और इतने सेक्सी मूव। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। सारे लोग उनके लिए क्लैप कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत ज़्यादा खोए हुए थे कि अचानक से चारों तरफ हड़कंप मच गई। विंग और वांग जी को कुछ समझ में नहीं आई ये क्या हुआ। सारे लोग अभी तो एंजॉय कर रहे थे, अचानक से चीखने क्यों लगे। विंग और वांग जी गेट की तरफ देखते हैं। गेट से बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आने लग गई थी। वहाँ से कई सारे लोग चीखने लगे थे। यहाँ तक कि सारे लोग उस तरफ ही देख रहे थे, पर अचानक से वहाँ पर गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। सारे लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे थे। वहीं वांग जी भी डर गया था कि क्या उसके कारण ये सब चल रही है। ये सोचकर वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि इस क्लब में गुंडे आने वाले हैं, जिसके कारण उनको प्रॉब्लम हो सकती है, विंग को प्रॉब्लम हो सकती है। और विंग तो इन सब से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, इसीलिए वो विंग का हाथ पकड़ के बाहर की ओर जाने लगा। पर अचानक से उनके सामने से गोलियां आने लग गई थी, गोलियां चलने लग गई थी, जिसे देखकर वांग जी डर गया था। वो विंग का हाथ पकड़ के एक टेबल के पीछे छुप गया था। वो दोनों देख पा रहे थे कि वहाँ जितने भी लोग इधर-उधर भाग रहे थे ना, उनमें से कई लोगों को गोलियां पड़ रही थी, वो नीचे गिर रहे हैं। विंग और वांग जी देख पा रहे हैं कि जब कुछ टाइम पहले जो क्लब इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, वही क्लब अभी लाल खून से भर गया है। विंग की तो आंखें एकदम ज़्यादा शॉक में बड़ी-बड़ी हो गई थी। उसे इतना ज़्यादा शॉक कभी भी नहीं लगा। उसके सामने कितने लोग मर रहे हैं, कुछ भी कर नहीं पा रहा है विंग। विंग तो वांग जी को टाइटली गले लगाकर बैठा हुआ है। उसी टेबल के नीचे पे वांग जी उन सभी को देख रहा है। वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, विंग को बचाने के लिए, ना ही उसके पास बॉडीगार्ड है। और वो क्या करे अब?
अगर विंग को कुछ हो गया तो ये सोचकर वांग जी थोड़ा डर गया था। उसने अपने हाथों में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसी ब्रेसलेट को वो कुछ ट्विस्ट करके दबा देता है, जिसके कारण उसका जो सिग्नल था वो पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा था। हाँ, वांग जी एक माफिया वर्ल्ड से है, तो उसके पास एक ऐसी मशीन है जिसके कारण सारे जितने भी माफिया वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वांग जी के ग्रुप वाले, वो उन्हें बचाने के लिए आ सकते हैं। वांग जी ने उन्हीं को ही सिग्नल दिया था, और जितने भी लोगों को ये सिग्नल मिला था वो जो भी देश में थे, जहाँ भी छुपे हुए थे, वो सब के सब वांग जी को बचाने के लिए उस सिग्नल का पीछा करने लगे थे। विंग वांग जी के बाहों में बहुत ज़्यादा सिमट के बैठा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो काँप रहा था। इतनी ज़्यादा आवाज़ें, इतनी ज़्यादा गोलियों की आवाज़ें। वांग जी उसके बैग को सहलाते हुए बोलता है, विंग घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर विंग कहता है, पर वो सब ये बोलते हुए वो इशारा कर रहा था बाहर की ओर। बाहर सब भी लोग एक एक करके मरते जा रहे थे। विंग देख रहा था कि वहाँ जितने भी क्लब पे अंदर जो बॉडीगार्ड है वो किसी इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस इंसान के सीने पे गोली लगी हुई है। वो इंसान जमीन पे बैठा हुआ है। वहीं जितने भी बॉडीगार्ड है वो उस क्लब के सामने में खड़े होके बाहर जो क्लब के इंसान हैं उन्हें गोली मार रहे हैं। शायद बाहर में गुंडे होंगे या फिर जो इंसान उसको मारने आए हैं वो होंगे। विंग देख पा रहा था। वहीं वांग जी को भी समझ में आ गया था कि ये सब जो भी हो रहा है वो इसी पर्सन को मारने के लिए हो रहा है। वो उस पर्सन को अच्छे से जानता तो नहीं, पर हाँ उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो कोई आर्मी मेंबर है। विंग डर के कारण उसके गोद में बैठा हुआ था, जिसके कारण वांग जी को दर्द हो रहा था। हाँ, क्योंकि वांग जी के पैर में गोली लग गई है। जब वो दोनों भाग रहे थे, इधर-उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, तब गोली वांग जी के पैरों में लग गई थी। विंग को ये पता नहीं था और वांग जी को भी यह एहसास नहीं था, क्योंकि गोली मतलब कि वांग जी के लिए ये सब नॉर्मल है। उसे लगता रहता है, हाँ उसे दर्द हो रहा है, पर उतना नहीं जितना वो विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसके अंदर अभी इस दर्द से ज़्यादा विंग को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो इस दर्द को इग्नोर कर रहा है। वो विंग से कहता है, विंग घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है, पर जब विंग वांग जी के गोद में थोड़ा एडजस्ट होने की कोशिश करता है तब वांग जी की ना आंखें कसकर बंद हो गई थी। उसकी मुट्ठियां भी कस गई थी। विंग को वांग जी का रिएक्शन देखकर कुछ समझ आता है। वो कहता है, क्या हो गया? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। पर विंग को थोड़ा सा कुछ अजीब फील होता है। वो वांग जी के गोद से उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे अपने गोद पे ही बैठाते हुए बोलता है, विंग तुम्हें हिलना नहीं है, तुम यहाँ से नहीं हिलोगे। ये बोलते हुए उसने कस कर विंग को पकड़ा हुआ था। विंग जैसे ही उठने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने उसे बैठाया था ना, उसका हाथ वांग जी के उसी चोट पे लग गया था, जिसके कारण वांग जी की हल्की सी चीख निकल गई थी। विंग जब वांग जी की पहले नज़रों को देखता है और फिर अपने हाथ की तरफ, उसका हाथ पूरा खून से भर गया था। विंग डर गया था कि क्या हो गया वांग जी को। वो नीचे की तरफ देखता है, वांग जी के पैर से खून निकल रहा था, जिसे देखकर विंग कहता है, लंजन ये तुम्हारे पैर। ये बोलते हुए वो उसके पैर की तरफ देख रहा था और उसने मतलब अपने आप को उठाने की कोशिश भी की थी, पर वांग जी उसके कमर को पकड़ के उसे अपने पैरों पर ही बैठाया हुआ था। वो कह रहा था, विंग तुम नहीं हिलोगे। पर विंग कहता है, लैंसन पर तुम्हारा पैर, उससे कितना ज़्यादा खून निकल रहा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हटो यहाँ से, मुझे छोड़ो, मुझे उठने दो, तुम्हारे पैर देखो, मैं तुम्हारे पैर में नहीं बैठूंगा। ये बोलते हुए वो उसे हटने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने उसके कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था। वो उसे बहुत टाइटली गले लगा लेता है और बोलता है, प्लीज़ विंग, यहाँ बहुत ज़्यादा ही हड़कंप मची हुई है, तुम यहाँ से हिलो मत। जिसे सुनकर विंग कहते हैं, हाँ मैं नहीं हिलूंगा, पर तुम्हारी गोद से मुझे उठने दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैर में और ज़्यादा लोड पड़े। वांग जी कहता है, गोद से उतरोगे फिर कहाँ जाओगी? ये जगह इतनी छोटी सी है, कोई तुम्हें देख लिया तो? जिसे देख सुनकर विंग कहते हैं, पर क्या हो जाएगा, तुम्हारे पैर में इतना ज़्यादा चोट लगा हुआ है। पर वांग जी कहते हैं, विंग तुम नहीं समझ रहे हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया और अगर तुम्हें गोली लगी तो मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए, तुम चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। जिसे सुनकर विंग थोड़ा सा परेशान होता है, पर उसे भी पता था कि बाहर में इतनी ज़्यादा गोलियां चल रही है और वो इतनी छोटी सी जगह में बैठे हुए हैं। तभी विंग को कुछ आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर कहीं बड़ी वाली जगह पे मिल जाए तो वो वांग जी का इलाज भी कर सकता है। हल्का सा पैर में जो चोट लगा है
उसे बांध भी सकता है, क्योंकि अभी वो जिस जगह पे है वो इतनी छोटी है कि विंग और वांग जी हिल भी नहीं सकते। विंग इधर उधर देखता है कि तभी उसे पता चलता है कि वहां पर एक ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा गोलियां नहीं चल रही है और वो दोनों वहां पर आराम से बैठ सकते हैं। विंग वांग जी से कहता है, लेंसन वहां पर चलो, हम वहां पर चलते हैं। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ के वहां की तरफ चलने लगा। वांग जी के पैर में हल्का हल्का दर्द तो हो रहा था, पर वो विंग के साथ वहां पर चलने लगा। विंग और वांग जी वहां पर चले गए थे। वहां वो दोनों जहां पर बार सेंटर पे ऐसे कॉकटेल वॉकटेल मिलते हैं ना, वहीं पर चले गए थे, जिसके कारण विंग और वांग जी को ज्यादा लोग कोई देख भी नहीं पा रहा था। विंग अपने स्कार्फ को निकाल कर वांग जी के पैर में बांधने लगा। वांग जी ये देखकर कहता है, विंग पर वो तुम्हारा नया स्कार्फ था। पर विंग कहता है, कोई बात नहीं, ये तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोलकर वो उसके पैर में अच्छे से बांध देता है उसे, जिसके कारण वांग जी के पैर से खून निकलना बंद हो जाता है। तभी वांग जी अपना स्कार्फ निकाल कर विंग को पहनाते हुए बोलता है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये सुनकर विंग एक स्माइल करता है और वो वांग जी के साथ ही वहीं पर बैठा रहा कि तभी विंग को कुछ कहराने की आवाज आती है। विंग बाहर झांक कर देखता है। वो देखता है कि वही पर्सन जिसे बचाने के लिए इतने सारा बॉडीगार्ड वहां पर खड़े हुए हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। उसके सीने से इतनी ज़्यादा खून निकल रही है, वो मरने के कगार पे आ चुका है। ये देखकर विंग वांग से कहते हैं, लैंसन हमें उन्हें बचाना पड़ेगा, वो कितने ज़्यादा घायल हो चुके हैं। ये सुनकर वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, विंग तुम कोई भी नादानी नहीं करोगे, वहाँ कितनी ज़्यादा गोलियां चल रही तुम्हें पता भी है। पर विंग कहते हैं, लैंसन तुम कैसे ये सब बोल सकते हो, वहाँ उनकी जान जा रही है, तुम कैसे ये सब बोल सकते हो, मुझे जाने दो। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ अपने हाथ से छुड़ा लेता है और कहता है, मैं सेफ रहूंगा। ये बोलकर वो अपने आप को बचाते हुए उस पर्सन के पास पहुंच गया था। वो पर्सन बहुत ज़्यादा घायल था, वो अपने सीने पे हाथ रख के लेटा हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, मिस्टर मैं आपको बचाने आया हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। ये बोलकर विंग उस पर्सन को वहीं वांग जी के पास ही ले जाने लगा। वो पर्सन बहुत ज़्यादा घायल था। विंग उसे खींचते हुए वहां लेके जा रहा था, क्योंकि विंग एक ओमेगा है तो वो इतने भारी अल्फा को थोड़ी ना उठा सकता है, और इतनी ज़्यादा गोलियां भी चल रही है, इसीलिए वो उसे खींचते हुए उस टेबल के पीछे लेके जाता है। अगर ऐसा नहीं करता तो उस पर्सन को कोई ना कोई गोली तो फिर लग जाती, जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती थी। इसीलिए विंग वहां पर ले जाने लगा। पर उसका जो स्कार्फ था जो वांग जी ने उसे पहनाया था, वो स्कार्फ एक टेबल के खील से फंस जाता है। विंग उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वो निकल ही नहीं रहा था। विंग देखता है कि अभी भी गोलियां चल रही है, इसीलिए वो जल्दी से उस पर्सन को लेकर वांग जी के पास में पहुंच गया था। विंग जैसे ही उस पर्सन को वहां छोड़ता है, वो वापस जाने लगा, पर वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग अब कहाँ जा रहे हो। पर विंग कहता है, लेंस है तुम्हारा स्कार्फ वहां छूट गया है, मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। पर वांग जी कहता है, विंग वहां बहुत ज्यादा खतरा है, तुम क्यों जा रहे हो वापस। पर विंग कहता है, वो तुम्हारा है, मेरा पहला गिफ्ट है, वो मुझे उसे लेके आने दो। ये बोलकर विंग वहां बाहर की तरफ चला गया था। बाहर गोलियां चल रही थी। विंग उसे निकाल भी लेता है, वो वापस भी आ रहा था। वांग जी विंग को ही देख रहा था, वहां कितनी ज्यादा गोलियां चल रही थी, यहाँ तक कि एक गोली तो विंग के पास से भी होते हुए निकल गई थी। वांग जी चीख पड़ा, विंग। पर विंग वहां पर सुन्न पड़ गया था, क्योंकि उसके कानों के पास से गया था ना, उसके कान पूरे बजने लगे थे। विंग इतना ज़्यादा डर गया था कि वहां से वो हिल ही नहीं पाया। वांग जी उसे बोलता रह गया कि विंग वहां से हटो, प्लीज वहां से हटो। वांग जी वहां पर जाना चाहता था, विंग को बचाना चाहता था, पर उसके पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो तो उठ भी नहीं पा रहा था अभी। पर उसने जैसे ही देखा कि एक गोली विंग के पास आ रही है, उसको लगने ही वाली है, वांग जी अपने दर्द को छोड़कर वहां पर कूद पड़ा। विंग को उसने धक्का दे दिया, जिसके कारण वो गोली सीधा वांग जी के सीने पे जाके लगी थी। वहीं विंग विंग का सर टेबल पे जाके हिट हुआ था। विंग वहां पर ही बेहोश हो गया था। वहीं वांग जी के सीने से इतने ज्यादा खून निकलने लगे कि वो भी वहां पर बेहोश होने लगा था। पर जैसे ही वो बेहोश होने लगा था, उसको बहुत सारे पैरों की आवाजें आने लगी। वांग जी हल्के हल्के आंखों से उस तरफ देखने लगा। वहाँ इतने ज़्यादा बॉडीगार्ड थे और उनके हाथों में बंदूकें थी। वांग जी उनको पहचान चुका था, क्योंकि उनके जितने भी ग्रुप मेंबर रहते हैं
उनके कपड़े अलग से ही डिज़ाइन किए जाते हैं। वांग जी अपने ग्रुप मेंबर को पहचान चुका था। उसे पता चल गया था कि वो अब बच जाएगा, पर वो उन्हें कुछ कह पाता उससे पहले ही वांग जी की आंखों के सामने ब्लरी ब्लरी इमेज आने लगी। वो वहां पर बेहोश हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जो पर्सन आ रहे थे वो दौड़ते हुए अंदर आते हैं। उन्होंने सारे जितने भी गुंडे थे उन्हें मार गिराया था। उनमें से एक जो उनका शायद लीडर होगा वो बोलता है सबको जल्दी से जेड एक्स को ढूंढो जल्दी, ये बोलकर वो सारे लोगों को ऑर्डर देता है। सारे लोग इधर उधर ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र वांग जी, विंग और उस पर्सन पे पड़ती है जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में लेटा हुआ है, मतलब कि उसे भी तो चोट लगी हुई ना, वो भी उस टेबल के पास लेटा हुआ है। इन तीनों को देखकर वो पर्सन कहता है इनमें से जेड एक्स कौन होगा। ये सोचकर वो थोड़ा कंफ्यूज था कि वो बचाए तो बचाए किसे, उसे अपने बॉस को तो बचाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने हाथों में एक बटन पकड़ता है। उसी बटन के कारण उन्हें सिग्नल मिला था। जितने भी वर्ल्ड में जेड एक्स के जितने भी ग्रुप मेंबर हैं वो सारों को ये मैसेज मिल गया था कि वो खतरे में है। इसीलिए वो जहाँ भी थे वो 10 मिनट में अपने बॉस को बचाने के लिए वहाँ आ चुके थे। वो अपने उसी जिस बटन में उनको सिग्नल मिल रहा था उसी बटन को प्रेस करते हैं, जिसके कारण वांग जी का नेकलेस चमकने लगा था। वहाँ रात का टाइम था और इतनी गोलीबारी मतलब गोलियां चली थी जिसके कारण वो क्लब का पूरा लाइट चला गया था और वांग जी का लाइट मतलब वांग जी का नेकलेस चमकने लगा था। तो वो क्लियर सबको दिख रहा था कि वांग जी का नेकलेस चमक रहा है। ये देखकर सारे लोग वहाँ वांग जी के पास पहुंच गए थे। उनमें से जो उसका लीडर था वो कहता है जल्दी से बॉस को जल्दी से ट्रीट करो और इन्हें जल्दी से लेके जाओ, ये बोलकर वो उसे उठाने लगे। तभी वांग जी की आंखें खुल गई थी। वो इतनी ज्यादा आवाजों में अपनी आंखें खोल लेता है। वो कहता है उसे उसे बचाओ। वांग जी इतना ज्यादा घायल था कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो लोग समझ तो गए थे कि वांग जी किसी को बचाने बोल रहा था, पर किसे उसे पता नहीं है। इसीलिए वो इधर उधर देखते हैं। वहां पर 2 पर्सन और भी थे ना, विंग और वो जो दूसरा था वो। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है सर हमें किसको बचाना पड़ेगा। कि तभी उनका लीडर कहता है दोनों को लेके चलो, ये बोलकर वो इशारा करता है। सारे बॉडीगार्ड वांग जी और उस यूनिफॉर्म पहने हुए पर्सन को ले जाने लगे, क्योंकि उनमें से एक ने बता दिया था कि ये तो मेयर का भतीजा है। तो उन्हें लगा शायद वांग जी इसी से ही मिलने आया होगा, क्योंकि बड़े पर्सन तो बड़े पर्सन से ही मिलने आते हैं ना। इसीलिए उन्हें लगा कि शायद वांग जी मेयर के भतीजे से ही मिलने आया होगा और वो उन्हीं को ही बचाने बोल रहे हैं। इसीलिए वो उन दोनों को ही ट्रीट करने लगे। वहीं जो उनका लीडर था वो इधर उधर देखता है कि तभी उसकी नज़र किसी पर्सन पे पड़ी। उस पर्सन को देखकर वो शॉक में पड़ गया था। क्या विंग यहाँ कैसे? ये सोचकर वो जल्दी से भागकर विंग के पास जाते और उसे अपने गोद पे उठा लिए। वो विंग के गालों को 2-3 बार टैप कर रहे थे, पर विंग के सर पे चोट लगा हुआ था, इसीलिए वो बेहोश हो चुका था। वो जल्दी से विंग को अपनी गोद पे उठाकर उस तरफ कार की तरफ भागने लगे। उनके दिल में ये चल रहा था कि विंग यहाँ आया तो आया कैसे, ये तो चाइना में था ना। उनके दिमाग में कोई फ्लैशबैक चलने लगा। विंग तब 3 साल का था। विंग अपनी माँ के हाथ को पकड़ा हुआ था और वहीं उसकी माँ उस इंसान से कह रही थी सॉन्गलैन भाई तुम उस काम को छोड़ दो, तुम उस काम को क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता क्या उस काम के कारण मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, प्लीज तुम उस काम को छोड़ दो। पर सॉन्गलैन कहता है नहीं सीजे, ये काम अच्छा है और मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर विंग की मदर चांगसे सैन ने सॉन्गलैन को कह दिया था ठीक है, इसके बाद से तुम्हारा और हमारा रिश्ता नहीं रहेगा। ये सुनकर सॉन्गलैन थोड़ा शॉक था, पर वो अपनी सीजे को कहता है ठीक है, पर मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। ये बोलकर वो वहां से निकल गए थे। पर हमेशा ही वो अपनी फैमिली के ऊपर नजर रखते थे। उन्हें पता चलता रहता था कि उनकी फैमिली किस कंडीशन पे, और साथ में उसकी बहन के गायब होने के बाद उनकी माँ और उनके बहन का बेटा किस तरह रहते हैं उनके उसे पता था। पहले सॉन्गलैन अपनी माँ के पास आया था, उसने कहा था कि वो उनकी मदद करेगा, पर सॉन्गलैन की माँ बॉसन सरन ने साफ साफ मना कर दिया था, वो कभी भी सॉन्गलैन का पैसा नहीं लेगी और सॉन्गलैन को वहां से जाने भी बोल दिया था। सॉन्गलैन उस टाइम बहुत ज्यादा उदास था, पर वो हमेशा से ही अपनी फैमिली की मदद किया करता था। और जब उसने
विंग को यहाँ पर देखा इस तरह कंडीशन पे उसे अपनी बहन का याद आ गया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा, और आज के लिए बाय बाय।